तो चलते हैं, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और आज हम लोग फंडामेंटल के अंदर देखते हैं। प्रिंटर को हमने देखा था गुज़िश्ता सबक में, है ना। वीडियो आपको भेज दी गई है। आज हम बात करेंगे SMPS। देखिए, स्विचली मेन पावर सप्लाई, है ना। ओके। और ये पार्ट कंप्यूटर को और उसके सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई का काम करता है। इसमें अलग अलग रंग के वायर होते हैं, हर वायर में मुख्तलिफ वोल्ट होते हैं और इनके कंपोनेंट्स यानी सॉकेट कंपोनेंट्स के मुताबिक होते हैं। SMPS के पीछे की जानिब मेल और फीमेल दो स्लॉट होते हैं जिनके ज़रिए पावर इनपुट या आउटपुट कराई जाती है, लेकिन आजकल सिंगल स्लॉट के ज़रिए SMPS इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल जो कंप्यूटर के अंदर किया जाता है, इसमें हम लोग का कोई ख़ास रोल नहीं होता है, यानी जो हार्डवेयर वगैरह वाले होते हैं उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन चूँकि हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं तो कम से कम नाम वगैरह तो मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आया हमारे पास कंप्यूटर ठीक करने के लिए और उसने कहा यार आपका SMPS ख़राब हो रहा है, तो कम से कम मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या ख़राब हो रहा है, वरना हमने उठा के मना कर दिया जाए तो ख़राब है तो आप सोच रहे हो कि बड़ी चीज़ ख़राब होगी और उतना पैसा अभी है नहीं ठीक कराने के लिए, हालांकि ये सबसे कम कीमत में आता है। ठीक है ना। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि क्या होता है SMPS। ये है SMPS, है ना। ओके, यहाँ ये है ना। ओके, और यहाँ पर अगर आप इमेज में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए। ये होता है SMPS कहलाता है। ये आपके CPU में पीछे की तरफ लगा होता है। इसका काम ये होता है कि सबसे पहले लाइट इसके अंदर आती है, यानी आपका जो पावर केबल होता है वो तो आपके बोर्ड में लगा हुआ है एक तरफ, और एक तरफ यहाँ पे आके लग जाएगा। यानी पावर केबल अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ देख सकते हैं, पावर और केबल इन कंप्यूटर, ना। ओके, यहाँ से आएंगे और आप इसको इमेज में देखना चाहेंगे तो देखिए ये होता है पावर केबल। तो ये वाला तो लग जाएगा आपके बोर्ड में और ये वाला लग जाएगा आपके CPU में पीछे की तरफ लगा होता है क्या, SMPS। अगर हम SMPS इन CPU या इन कंप्यूटर हम यहाँ पे लिखते हैं और देखते हैं कहीं पर कोई इमेज अगर आ जाएगा ऐसा तो और अच्छा। देखिए यहाँ पे ये पीछे की तरफ यहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं कि वायर लगाओ, ठीक है। चलो ऐसे देखिए यहाँ पर ये लगा के दिखा रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही ये पीछे की तरफ लगा होता है और इसके अंदर आपको लगाना होता है क्या, वायर, ठीक है। चलिए, तो ये वायर जो आपके बोर्ड से आता है इस केबल के ज़रिए ये बोर्ड में लग जाएगा आपके, और ये आ जाएगा सबसे पहले कहाँ, SMPS के अंदर यहाँ पे लग जाएगा। और सबसे पहले जो लाइट आएगी वो SMPS के अंदर आएगी और इसका काम ये है कि ये कंप्यूटर के हर पार्ट को पावर सप्लाई करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर कभी अचानक से ज़्यादा लाइट आ जाए, वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, तो सिर्फ आपका ये फूकेगा, ये ख़राब होगा, ये जल जाएगा, है ना। ओके, बाकी कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो आपके सेफ रहेंगे, है ना। ओके, ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि जिस पार्ट को जितने वोल्टेज की ज़रूरत है उतना ही वोल्टेज बना के देगा, उससे ज़्यादा बना के ये दे ही नहीं सकता, इसके अंदर वो ताकत ही नहीं रखी गई है। तो जाहिर सी बात है अगर अचानक से वोल्टेज आ जाए, है ना, तो इसी पे असर पड़ता है। उससे आगे चूँकि वो वोल्टेज बना के दे ही नहीं सकता ज़्यादा, कि इधर ज़्यादा आ गया तो उधर भी ज़्यादा दे दो, है ना। कि उधर भी ज़्यादा चला जाएगा तो फिर वो सारी चीज़ें फूक जाएंगी। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए अलग अलग रंग के वायर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर इसके अंदर अलग अलग रंग के क्या हैं, वायर हैं SMPS के अंदर। ये अलग अलग रंग के जो वायर होते हैं इसके अंदर, है ना, ये वोल्टेज के हिसाब से होते हैं। जैसे पीला भी है, ब्लू भी है, रेड भी है, ये सारे कलर के होते हैं, वो वोल्टेज के अतबार से होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, है ना। ओके, सब में तो इतना जो हार्डवेयर वगैरह पढ़ते हैं ना तो उन सबको बताया जाता है कि इसमें कितना होता है, इसमें कितना होता है। हमें तो सिर्फ चूँकि सॉफ्टवेयर पढ़ना है, असल में सिर्फ नाम से वाकफियत हो जाए, काम से वाकफियत हो जाए कि काम क्या होता है इसका। तो काम इसका सिर्फ इतना होता है कि पावर सबसे पहले इसके अंदर लाइट आती है ना। ओके, पावर, और ये क्या करता है, कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई का काम करता है, यानी लाइट देने का काम करता है। इसमें देखिए अलग अलग सॉकेट लगे होते हैं, है ना। और ये कंपोनेंट्स के हिसाब से होता है, यानी कि कंप्यूटर का जो भी पार्ट होगा उसी के मुताबिक यहाँ पर अलग अलग पिन लगे हुए हैं। हम लोग इसको पिन बोलते हैं, उसी को कंप्यूटर की ज़बान में सॉकेट बोलते हैं। तो ये हर पार्ट के एतबार से बना हुआ है। किसी पार्ट में ज़्यादा बड़ा पिन होना चाहिए तो बड़ा वाला पिन भी है, किसी में कम पिन होना चाहिए तो कम है। देखिए इसमें कुल 4 सुराख हैं, इसके अंदर कुछ ज़्यादा सुराख है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही है। तो वो कंपोनेंट्स के हिसाब से कि किस में कौन सा वाला पिन लगना है
आप उसी एतबार से देख के क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, SMP-S। कोई ख़ास काम नहीं है, सिर्फ इतना काम है इसका कि ये पावर सप्लाई का काम करता है। वही बात कहा गया कि ये पार्ट कंप्यूटर को और उसके सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई का काम करता है। इसमें अलग अलग रंग के वायर होते हैं, हर वायर में मुख्तलिफ वोल्ट होते हैं और उनके सॉकेट यानी वही जो मैं पिन दिखाया है कंपोनेंट्स के मुताबिक होते हैं। SMP-S के पीछे की जानिब मेल और फीमेल 2 स्लॉट होते हैं जिनके ज़रिए पावर इनपुट या आउटपुट कराई जाती है, लेकिन आजकल सिंगल स्लॉट के ज़रिए SMP-S इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी पहले वाला SMP-S में ये 2 होता था, देखिए ये अलग है, ये अलग है, लेकिन आजकल एक ही होता है ना। इसी के ज़रिए लाइट आती भी है और बाहर जाती भी है ना। ओके, इधर से भी लाइट आ गई और फिर इधर से अंदर चली आती है। उसमें पहले क्या होता था कि ऐसे यहाँ पर करो और फिर उसके अंदर लेके जाओ, अलग से एक वायर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, एक ही वायर से सारा काम हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं होता, तो हमको पीछे वाला चक्कर में पड़ना ही नहीं है। बस ये समझिए कि आजकल जितना भी देखेंगे तो सिंगल ही मिलेगा, सिंगल, है ना। ओके, ये सब पुराने का दिखा रहा है, ठीक है। ओके, चलें, इसमें देखिए सिंगल ही है, यानी पीछे के जानिब अब एक ही वायर लगता है, डबल वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात हो गई SMP-S की, है ना। ओके, इसके बाद है UPS, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, है ना। ओके, हालांकि इसका और SMP-S का दोनों का जो है ना, ये दोनों का फुल फॉर्म थोड़ा अलग है। यहाँ पर आप आके देख सकते हैं, ठीक है। ऑल में मैं दिखा देता हूँ आपको। असल जो है इसका फुल फॉर्म ये है SMP-S का, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, है ना। ओके, ऐसे अगर आप UPS का देखेंगे, असल में किताब जो नई वाली है ना उसमें तस्हीह कर दी गई है, लेकिन ये पुरानी किताब खुली हुई है तो उसमें ये आ रहा है ना। ओके, और इसका अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे, है ना। ओके, तो यहाँ पे कहीं पर फुल फॉर्म आ रहा है, सर्च कर लीजिए UPS फुल फॉर्म, है ना। ओके, यहाँ पर आते हैं और ये कुछ होगा अनइंटरप्टेबल, है ना। देखिए, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये असल में इसका लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ और दिख रहा है, यूनिवर्सल दिख रहा है ना। ओके, ये सही कर दिया गया है, ये असल में जो पुरानी लिखी हुई किताब है वो खुल गई है ना। ओके, चलिए, कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये वाली दिक्कत है, मतलब इसको सही कर दिया गया, बाकी बातें वही हैं, है ना। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि UPS कंप्यूटर को AC to DC लाइट कन्वर्ट करके पावर सप्लाई करता है। नीज UPS में 12 से 15 मिनट का बैटरी बैकअप भी होता है, जिससे कंप्यूटर के अचानक बंद होने का अंदेशा भी ख़त्म हो जाता है। आइए देखते हैं UPS किसको बोलते हैं। मैंने खुद इसको यूज़ भी किया हुआ है। ये होता है UPS जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। ओके, ये है, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, मैं UPS कंप्यूटर लिख देता हूँ ताकि कोई और UPS होता होगा तो वो खुद ख़त्म हो जाएगा, है ना। ओके, देखिए अब सारे वही इमेजेस आ गए। अब देखेंगे इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको क्यों लगाया जाता है। एक तो कहा गया है कि UCA यहाँ से ये क्या करता है, AC to DC लाइट कन्वर्ट करके पावर सप्लाई करता है। AC बोलते हैं जो लाइटें इस तरह से चलती है, थोड़ी हिलती हुई, जैसे ऑडियो वगैरह देखते हैं ना, थोड़ा सा हिलता रहता है ना। ओके, तो वैसे हिल के चलेगा। और DC मतलब डायरेक्ट करेंट, है ना। ओके, यानी अब डायरेक्ट ऐसे सीधी लाइन जाती है, तो इससे क्या होता है कि मशीन के ख़राब होने का थोड़ा सा अंदेशा कम हो जाता है। तो एक तो यानी कि ये लाइट को थोड़ा और बेहतर कर देता है। कुल मिला के बाद ये है कि जैसा कंप्यूटर को चाहिए वैसा कर देता है। और इसमें ख़ास बात ये होती है, नीज UPS में 12 से 15 मिनट का बैटरी बैकअप भी होता है, जिससे कंप्यूटर के अचानक बंद होने का अंदेशा भी ख़त्म हो जाता है। यानी अगर आप इसके अंदर आते हैं तो देखिए, इसके अंदर असल में बैटरी लगी होती है। तो अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आपका इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है, जैसे हम लोग जब सबसे पहले कंप्यूटर लिए थे तो उस वक्त मेरे कमरे पे इन्वर्टर का नज़म नहीं था, बैटरी वैटरी अलग से लगा हुआ नहीं था, तो हम उस वक्त ये भी लिए थे साथ में, क्योंकि किसी ने मशवरा दिया था कि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपका कंप्यूटर अचानक से बंद होगा। हो सकता है आप किसी फाइल पर काम कर रहे हैं और अचानक से आपने सेव नहीं किया, सारी फाइल ख़त्म हो गई। फ़ाइल ख़त्म होना तो अलग बात है, लेकिन असल बात यह है कि अगर कंप्यूटर अचानक से ऑफ होता है आपका ना, तो कंप्यूटर की लाइफ कम होती चली जाती है। बार बार आपका कंप्यूटर अचानक से बंद होगा तो जो कंप्यूटर 10 साल चलना चाहिए वो आपका 6 से 7 साल में चला जाएगा, 5 साल में चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। ओके, यानी कि काम करना बंद कर देगा, स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी। तो कंप्यूटर को कभी भी ना अचानक से बंद नहीं होने देना चाहिए। अब उसके 2 तरीके हैं, या तो आप इन्वर्टर का नज़म करें, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे इन्वर्टर का नज़म है सेंटर पे, तो इसलिए UPS नहीं लगा हुआ है। लेकिन दारुल वक्त में इन्वर्टर का नज़म नहीं था, लाइट सिर्फ था, फिर जनरेटर जब तक चालू करते थे लाइट कट जाती थी, तो वहाँ पर सारे कंप्यूटर में ये UPS लगा हुआ था। मैं खुद भी जो पहला कंप्यूटर ख़रीदा था, तो चूँकि मेरे रूम में इन्वर्टर का नज़म नहीं था, तो इसलिए मैंने ये ख़रीदा था ताकि कंप्यूटर अचानक से बंद ना हो। चूँकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि इसमें 12 से 15 मिनट का बैटरी बैकअप होता है,
जिससे कंप्यूटर के अचानक बंद होने का अंदेशा खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर अचानक बंद होगा तो आपका कंप्यूटर कुछ दिनों के बाद आप सोच रहे हैं यार एक मरतबा अचानक से बंद हो गया, दोबारा मैं चालू कर रहा हूँ तो ये तो चालू हो गया, मतलब ये कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसे कुछ नहीं होता कि अचानक से एक मरतबा ऐसा हुआ और ये कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। इसकी लाइफ धीरे धीरे कम होती है ना, कि जैसे मान लीजिए कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, ऐसा तो नहीं एक मरतबा सिगरेट पिया ख़त्म, है ना, मतलब लाइफ कम हो जाएगी, है ना। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि सबकी हो जाए, अक्सर की हो जाती है, चूँकि ये बताया जाता है, डॉक्टरों ने बताया ऐसा, है ना, ओके, कि भाई ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ कम हो जाएगी। तो अक्सर देखा गया है 90% लोगों को ऐसा होता है, 10% को नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं है। एक साथी था हमारा, खूब गुटखा खाता था, दिलबाग वगैरह, यहाँ तक कि एक साथ रात में सोने वक्त में 10-10 फाड़ के एक साथ रख लेता था मुंह में, और मुंह में वो क्या कर लेता था, रुमाल बांध लेता था कि गिरे नहीं सोएं तो, और तब सुबह उठ के और फेंक देता था उसको। अब सोचिए कितना डेंजर लड़का होगा वो। एक तो होता है खाना और एक होता है पूरे रात मुंह में रखना उसको, गजब का उसका ये था। तो हम लोग सोचते थे यार इसका तो सब कुछ ख़राब हो चुका होगा। अब एक उस्ताद थे वफ़दारुल में, तो उनको खून की ज़रूरत पड़ी, तो बहुत सारे लोगों ने चाहा कि हम खून दे दें, हम खून, चूँकि उस्ताद थे। तो जो जाता था, जो कुछ भी बेचारा खाता होता नहीं था, मतलब ऐसा सिंपल लड़का था, उसके खून में कोई ना कोई खराबी निकल जाती थी। और ये जो लड़का गया अपना चेक कराने के लिए, इसका सब कुछ फ्रेश था, ठीक है। सब ताज्जुब कर रहा था कि यार देखो ये इतना कुछ खाता है और फिर भी इसका खून क्या है, फ्रेश है। तो नहीं होने के लिए किसी किसी को ना हो, अब इसका ये मतलब नहीं है दूसरे भी लोग उसको देख करके क्या करें, फाड़ फाड़ के खाने लगे, यार ऐसे तो खून साफ़ होता है और अच्छा है, इसको कोई बीमारी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, किसी के साथ ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में है, जैसे कि अचानक से बंद हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि यार फ़ौरन ख़राब हो जाएगा, है ना, ओके। मतलब कि इसकी लाइफ कम होती रहती है, धीरे धीरे मान लो 1 साल 2 साल तो ये झेलता रहेगा, जब तक इस नया है ना, इसके अंदर ताकत है, तब तक ये झेल लेगा। लेकिन जैसे जैसे पुराना होगा तो अब इसके झेलने की सलाहियत क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और फिर ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर को हमेशा अचानक बंद होने से बचाना चाहिए। यानी कभी भी कंप्यूटर को बटन ऑफ करके या वायर निकाल करके बंद नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा कंप्यूटर को यहाँ से जाके बंद करना चाहिए। स्टार्ट में जाइए और यहाँ से आपको जो मिलता है पावर में जाइए और यहाँ से शट डाउन पे क्लिक करके बंद कीजिए, यानी सिस्टम के हिसाब से बंद कीजिए। इन्हीं के जाने लगने नीचे से वायर निकाल दिया, या आपके पास बटन लगा हुआ, बटन बंद कर दिया और कंप्यूटर अचानक से ऑफ हो गया। ये वही वाली बात होगी, जैसे आप लाइट अचानक से कट रही है, उसको ऐसे असर पड़ेगा। मान लीजिए अभी ऐसे खुला हुआ है और लाइट कट जाए, तो अचानक से झटका लगेगा ना इसको कि हुआ क्या यार, सब कुछ खुला हुआ था और ख़त्म हो गया सब कुछ, है ना, ओके। और यहाँ से अगर आप कर रहे हैं तो इसको समझ में आएगा कि हाँ यार मुझे ऑफ होने के लिए कहा जा रहा है, बंद होने के लिए चलो यार सोते हैं, सोने के लिए कहा जा रहा है, और एक ही मरतबा एक झापड़ में चल सो जल्दी से, है ना, ओके। तो उसमें तो दिक्कत आएगी उसको, है ना, ओके। तो इसके लिए यहाँ से कभी भी क्या करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, ये बंद करना चाहिए यहीं से हमेशा, अचानक से बंद नहीं करना चाहिए कि भाई अचानक से आपने बटन बंद कर दिया और ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो उससे झटका लगता है और 2 साल 4 साल तो आपका झेल लेगा, लेकिन जो कंप्यूटर 10 साल चलना चाहिए वो आपका 5 से 6 साल में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके यहाँ इन्वर्टर का नज़्म नहीं है तो आपको यूपीएस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर बैटरी भी होती है। अब सबसे पहले लाइट जो आएगी ना प्लग से, यानी पावर केबल से, आपका जो ये पावर केबल है ये कहाँ लगेगा पता है, अब ये वाला लग जाएगा आपके मेन बोर्ड में। देखिए इसके अंदर जो वायर निकला हुआ है ना, ये लग जाएगा मेन बोर्ड में, और आपका ये पावर केबल अब यहाँ लगेगा और यहाँ से लाइट जाएगी कहाँ, एसएमपीएस के अंदर, है ना। यानी अब डायरेक्ट लाइट नहीं जाएगी, पहले यहाँ लाइट आएगी और यहाँ से लाइट जाएगी। अब ये गोया के लाइट बना के देगा आपको, एक तो अच्छा लाइट बना के देगा, और दूसरा ये कि अगर लाइट कट जाएगी तो इसके अंदर बैटरी लगी होती है, ये 12 से 15 मिनट आधा घंटा भी बैकअप दे सकता है। मतलब ये कि आपका कंप्यूटर चलता रहेगा और जैसे ही लाइट कटेगी ये बोलता रहेगा टी टी, थोड़ा सा आपको मुतनब्बे करता रहता है ना, ओके। अब आप क्या करें, जल्दी से अपनी फ़ाइल को सेव कर लें और सिस्टम के हिसाब से, यानी यहाँ से जाके और फिर अपने कंप्यूटर को क्या कर लें, ऑफ़ कर लें। तो इतना मौका आपको देता है कि अगर आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी जितना काम हो सकता है आपसे 5-7 मिनट में उतना कर लीजिए, फाइल करके सेव करके, और उसके बाद अपने कंप्यूटर को बंद कर लीजिए। तो इसके लिए होता है ये, कंप्यूटर को अचानक बंद होने से क्या करता है, बचाता है। यानी अगर आप ये वाला लगाते हैं तो आपके कंप्यूटर को ये लॉन्ग लाइफ देता है, ठीक है ना। लेकिन ये कब लगाते हैं, जब हमारे यहाँ इन्वर्टर का नज़्म नहीं है, वरना तो इन्वर्टर इसी चीज़ का काम कर रहा है कि आपको यानी कि अचानक बंद नहीं होने देता कंप्यूटर को। लाइट कटी कब कटी आपको पता भी नहीं चलता यहाँ पर, और अपना कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर इन्वर्टर का नज़्म है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इन्वर्टर नहीं है तो आपको यूपीएस का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीएस क्या काम करता है। जैसे आप देखते होंगे पहले के जो मोबाइल वगैरह होते थे ना बहुत ख़राब होते थे,
ख़राब क्यों होता था पता है? पहले आप देखते होंगे कि पहले के मोबाइल में बैटरी आप खुद निकाल सकते थे, जब मन में आता था। जहाँ थोड़ा बड़ा हैंग चला, बस लोग क्या करते थे, फ़ौरन ऐसे खोलते थे, बैटरी निकालते थे और फिर उसको लगा देते थे, है ना। इससे क्या होता था कि मोबाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होता था। और उस वक्त आप जाते होंगे तो मोबाइल वालों के पास लाइन लगाना पड़ता था। आज मोबाइल वालों के दुकान में देखेंगे तो वो मक्खी मारता रहता। आप सोचते रहते चल भी रहा है कि नहीं इसका दुकान, जब जाता हूँ तब खाली बैठा रहता है ना। अब ज़्यादा भीड़ नहीं होती, हालांकि अब ज़्यादा यूज़र हैं मोबाइल चलाने वाले। पहले तो किसी किसी के पास मोबाइल होता था, अब हर किसी के पास मोबाइल होने के बावजूद भी दुकानों में उतनी भीड़ नहीं होती है मोबाइल ठीक कराने वालों की। लेकिन पहले आप देखते होंगे तो लाइन लगा रहता था, सब मोबाइल लेके जा रहे ठीक कराने के लिए, दिया हूँ वहाँ भी ठीक हो रहा है ना। ओके, क्यों इतना ख़राब होता था? क्योंकि लोग क्या करते थे, जहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती थी फ़ौरन बैटरी निकाल लेते थे। अब वो बार बार झेलता था, 10 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा, 50 मरतबा झेल लिया उसको, फिर वही वाली हालत। यानी अब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती थी और उसके बाद आपको ठीक कराने जाना पड़ता था। तो अब इन्होंने, कंपनियों ने देखा कि दिक्कत तो असल इस वजह से आ रही कि लोग खुद से क्या करते हैं, बैटरी निकाल लेते हैं। अब आप निकाल पाते हैं? आप चाहे कितना भी हैंग करें, अब सिस्टम के हिसाब से ही बंद करेंगे उसको, बटन दबा करके। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने ऐसे खोला, बैटरी निकाला और अब बंद कर दिया। इसी वजह से अब के मोबाइल की जो लाइफ है वो ज़्यादा है पहले के मुकाबले में, है ना। ओके, तो यही हालत इसकी भी है कि अगर आप यूपीएस का इस्तेमाल करेंगे तो आपके कंप्यूटर की लाइफ में इजाफा हो जाएगा। आइए यहाँ से कहते हैं स्कैनर। देखेंगे स्कैनर एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। कोई भी ऐसी पिक्चर जो बनानी मुमकिन न हो, कंप्यूटर के अंदर स्कैन की जा सकती है। इसकी कैपेसिटी को DPI यानी डॉट पर इंच में नापा जाता है। आइए बात करते हैं स्कैनर की। पहले ना स्कैनर अलग से आता था, एक मशीन आती थी, है ना। ओके, लेकिन अब नहीं है। यहाँ से आएंगे, अब मार्केट से ये ख़त्म हो गया। आइए देखते हैं स्कैनर को क्यों ख़त्म हो गया वो भी बता देते हैं आपको। यहाँ पर हम आएंगे और स्कैनर इमेज में चले जाते हैं। ये होता था स्कैनर पहले। तो इसमें क्या होता है, इस स्कैनर के अंदर जैसे मान लीजिए ये वाला तस्वीर बनाना मुमकिन नहीं है आपके लिए, जाहिर सी बात है। तो अब क्या करेंगे, आपको ऐसे ही अगर चाहिए पिक्चर, ताकि आप इसमें थोड़ा कलर चेंज कर दें या कुछ कर दें, है ना। ओके, उसके लिए चाहिए तो ऐसे पिक्चर को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख करके इसको स्कैन करके और अपने कंप्यूटर के अंदर इसको इमेज की शक्ल में लेकर आ सकते हैं। एक तो होता है फ़ोटोकॉपी करना। फ़ोटोकॉपी कल समझाया था कि जिसको आप किसी कागज़ में निकाल लें। जैसे एक कागज़ पहले से मौजूद है आपके आधार कार्ड का या आपकी सनद का, और उसको अगर आप कागज़ पे निकाल लेते हैं तो उसको फ़ोटोकॉपी बोलते हैं, जेरॉक्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप कागज़ पे नहीं निकालते, उसी को इमेज की शक्ल में फ़ोटो बना करके कहाँ कंप्यूटर के अंदर लेके आ जाते हैं, ताकि हम उसमें कुछ रद्दोबदल कर सकें। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो उसको सही कर सकें, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैन करना बोलते हैं, है ना। तो ये स्कैनर है, इसके ज़रिए हम लोग खुद स्कैन कराते थे पहले, जब किताबत करवाते थे कातिब साहब से, तो उसको इमेज बना करके और लेके आना पड़ता है कहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर, और फिर आप उसको इस्तेमाल करेंगे। आपको दिखाया भी जाएगा जब आप कुरल ड्रा पढ़ेंगे तो, कि देखिए कातिब का लिखा हुआ है और इसको स्कैन करके और अंदर लाया जाता है। तो उस वक्त में हम लोग के पास स्कैनर नहीं था, ना मोबाइल था, मोबाइल का ज़माना ही नहीं था। तो उस ज़माने में स्कैन लोग इस मशीन से करते थे। तो मेरे पास ये मशीन नहीं थी, तकरीबन 5 से 6 हज़ार की ये मशीन आती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5,000, है ना। ओके, तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि 5 से 6 हज़ार की ये मशीन आती है। जितने अच्छी क्वालिटी का लेंगे, अच्छी क्वालिटी इसमें भी होती है जैसे कैमरे में होता है कि कितने अच्छी क्वालिटी का आपको इमेज बनाना है ना। ओके, तो उसी हिसाब से इसकी कीमत भी होगी। तो ये वाला यहाँ पर था अन्नूर ग्राफिक्स, उसमें हम लोग आते थे और ये सिर्फ स्कैन करके देते थे हम लोग को। तो 20 से 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, जितना बड़ा भी रहा या जितने कागजात रहे उसके हिसाब से वो लोग 20 से 50 रुपया हमसे लेते थे अलग से। लेकिन अब इस मशीन की ज़रूरत नहीं है। अब आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर पे सॉफ्टवेयर आता है स्कैन करने के लिए, PDF स्कैनर, आप सर्च कर लीजिएगा, है ना। ओके, प्ले स्टोर पे तो आपको मिल जाएगा PDF स्कैनर। कैम स्कैनर सबसे अच्छा एक सॉफ्टवेयर आता था जो कि चाइना का था। तो चाइना का जो बहुत सारा ऐप बंद किया जिस टाइम में, है ना, टिकटॉक वगैरह, तो उस टाइम में ये कैम स्कैनर को ही बंद कर दिया गया। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर था ये, किसी भी इमेज वगैरह को या फ़ोटो वगैरह को या किसी भी खींचे हुए कागज़ से आप स्कैन करने के लिए उस सॉफ्टवेयर का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते थे। स्कैन में और फ़ोटो खींचने में क्या फ़र्क होता है, अगर आप फ़ोटो खींचेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं पे मुड़ा हुआ रहेगा तो मुड़ा भी दिखेगा, है ना। ओके, कहीं पर थोड़ा धंसा हुआ रहेगा, कोई छाँव वाँव आ रहा होगा तो वो भी दिखेगा। यानी कहीं पर थोड़ा पीला दिखेगा, कहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि छाँव की तरह दिखेगा, है ना, परछाई की तरह, कहीं पे कुछ, कहीं पे वो जो इमेज से आप कैमरे से अगर फ़ोटो खींचते हैं तो, जैसे मान लीजिए मैंने अगर इसको प्रिंट कर लिया और उसके बाद मुझे फ़ोटो खींचने की ज़रूरत पड़ रही है कि चलो यार इस हिस्से की फ़ोटो तस्वीर ले लेते हैं ताकि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, है ना। ओके, तो अगर आप फ़ोटो खींचेंगे तो उतना साफ़ सुथरा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसी को फ़ोटो खींचने के साथ स्कैन कर दें, कर लीजिएगा मोबाइल से, है ना। ओके,
स्कैन करेंगे तो बिल्कुल जैसे इसमें दिख रहा है ना, एकदम साफ़ सुथरा, कहीं से मुड़ा हुआ नहीं है, जहाँ पे वाइट है तो बिल्कुल वाइट है, जहाँ पे ब्लैक है तो बिल्कुल ब्लैक है, तो वैसा आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं क्या, स्कैन करना। तो आजकल इस मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल से ही क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, वही PDF स्कैनर वगैरह से, तो उससे बिल्कुल साफ़ सुथरा आ जाता है, इसलिए इस मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत अब ख़त्म हो गई है, मोबाइल ने ज़रूरतों को ख़त्म कर दिया है। जैसे पहले बिहार में जाते थे या और जगह भी जाते होंगे तो हर घर में टॉर्च मिलता था। बिहार में लाइट वगैरह ज़्यादा करती थी ना पहले, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइट आती है ना, ओके। लेकिन पहले लाइट बहुत ज़्यादा करती थी, तो वहाँ हर घर में आपको टॉर्च देखने को मिलता था। लेकिन अब किसी घर में टॉर्च देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हर किसी के मोबाइल में क्या है, टॉर्च मौजूद है, इसलिए आपको अलग से टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले टैप वगैरह की दुकानें खूब देखने को मिलती थी, जिसमें आप कैसेट लगा लगा के सुनते थे, अब वो दुकानें देखने को मिलती है। अगर आप देवबंद में मालूम करना चाहें कि टैप की दुकान कहीं, तो शायद ढूंढते ढांढते मिले भी नहीं, मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं देखा हूँ अभी तक, क्योंकि वो कैसेट वाला ज़माना ख़त्म हो गया है ना, ओके। वो टैप जो छोटा सा आता था जिसमें आप सुनते थे, है ना, ओके, उसका भी ज़माना ख़त्म हो गया है ना। रेडियो का ज़माना ख़त्म हो गया। इन सब को किसने ख़त्म किया है, मोबाइल ने, है ना। कैलकुलेटर भी आजकल लोग कम खरीदते हैं, बस मोबाइल में निकाला, बोल कितना हुआ, है ना, ओके, दोनों को फ़ौरन हिसाब कर लेते हैं, खटाखट, है ना, ओके। तो अब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत ख़त्म हो रही है, मोबाइल ने ज़रूरत को ख़त्म किया है, और उसी में से एक क्या है, ये स्कैनर भी है, जिसकी ज़रूरत को मोबाइल ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि आजकल ऐप आ रहा है स्कैनर के नाम से, और वो खुद स्कैन करके दे देता है, इसलिए हमें इस मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए यहाँ से देखते हैं अब किसकी, मॉडेम को। देखिए, कंप्यूटर में मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपोनेंट के ज़रिए इंटरनेट के सभी ऑप्शंस आसानी के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि ईमेल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक खत, है ना, ओके, वेबसाइट, डाउनलोडिंग, चैटिंग वगैरह वगैरह। देखिए, इंटरनेट की स्पीड को kbps यानी किलोबाइट पर सेकंड और mbps यानी मेगाबाइट पर सेकंड में नापा जाता है। मौजूदा दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल मोबाइल के ज़रिए किया जाता है। अगर ऐसा है तो मॉडेम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल बजाते खुद क्या है, मॉडेम भी होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी, मॉडेम की। तो आइए देख लेते हैं पहले मॉडेम को। यहाँ से आते हैं और मॉडेम इन कंप्यूटर, है ना, ओके। बस चलिए मॉडेम सर्च कर लेते हैं। ओ, ये होता है मॉडेम, है ना, ओके। लेकिन असल जो मैं मॉडेम की बात कर रहा हूँ, ये तो वाईफाई वाला होता है, जो अभी आप देख रहे होंगे, जो मैं खुद वायर के साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो वायर वाले में तो ये वाला होता है मॉडेम, जैसे कि वहाँ पे लगा हुआ है उधर, है ना, ओके, और उसके ज़रिए मैं चला रहा हूँ, वहाँ कोने में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन पहले जो इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता था, जो हम लोग लैपटॉप पे अंदर इस्तेमाल करते थे, तो पहले चूँकि मोबाइल होता नहीं था, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता था, चलो मोबाइल ही नहीं होता था, है ना। कितने साल आप लोग तो खुद देख रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में कि आपकी लाइफ में मोबाइल आया है, मेरे ख्याल से कितने में आया होगा, इंडिया में। मैं जब शशुम में था तब जाके चाइना मोबाइल आया था, है ना। हफ्तुम दौरा में गया होगा तब एंड्रॉयड मोबाइल आया होगा मेरे ख्याल से, है ना। पहले तो वो चाइना वाला आया, उसमें कुछ हॉट स्पॉट नहीं होता था, है ना, ओके, ब्लूटूथ वगैरह चलता था उस ज़माने में, ठीक है। तो हॉट स्पॉट का तो कोई ज़माना नहीं था। अब तो हॉट स्पॉट हो गया है, अपना हॉट स्पॉट खोलिए और लैपटॉप के अंदर वाईफाई खुद लगा होता है, चला लीजिए। तो अब तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन पहले ज़रूरत पड़ती थी एक डिवाइस की, इस तरह की डिवाइस की, है ना, ओके। देखिए इसमें वाईफाई वाला बना हुआ है ना, नेटवर्क दिखा रहा है आपको, ठीक है, ओके। और ये वाला डिवाइस होता था, अगर आप यहाँ पर देखिए 4G लिखा भी हुआ है ना, ओके। अगर मैं मॉडेम लिख दूँ और यहाँ लिख देता हूँ क्या, मैं एयरटेल, ये वाला मैंने ख़रीदा था खुद बहुत शुरुआती दौर में, ठीक है। मैं तो कंप्यूटर बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ ना, बताया था आपको, है ना। यानी शशुम में था मैं, और तभी ख़रीद लिया था, चूँकि पंजुम के साल से सीखना शुरू किया था, और जब मैं शशुम में गया था तभी एक कंप्यूटर ले लिया था। तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में 3G हुआ करता था, कितने का, 250-300 का, 1 GB, सिर्फ 1 GB मिलता था आपको, है ना, ओके। बस एक दिन लेकर आइए, आधा घंटा 1 घंटा यूज़ कीजिए, हो गया आपका 300 ख़राब, ठीक है, ओके, बर्बाद। अब यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे ये वाला मॉडेम मैंने ख़रीदा था, ये तकरीबन उस ज़माने में मैंने 1500 का ख़रीदा था इसको। इसके अंदर ये ढक्कन होता है, इसको आप अगर निकाल देंगे तो ये ऐसा दिखेगा, कैसा, ये देखिए ऐसा, है ना, ओके, यानी ये, ठीक है। और ये लगा देंगे आप वहीं पर USB स्लॉट पर, जहाँ पर आप क्या लगाते हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह लगाते हैं, है ना, ओके। और अब इसके अंदर लगता था क्या, सिम, यानी इसका एक ढक्कन होता था ऊपर से, इसको हटा दीजिए, उसके अंदर सिम लगा दीजिए, है ना। अब सिम लगा देंगे, फिर अब इसके ज़रिए आप क्या चला सकते हैं, जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर या लैपटॉप से, तो अब उसके अंदर इंटरनेट यूज़ किया जाता था। तो इसको बोलते हैं क्या, मॉडेम, ठीक है ना, ओके। ये पहले ही यूज़ होता था, जब मैं मोबाइल आ गया मार्केट में, उसके बाद मैंने इसको बेचने की कोशिश की, कोई 100 रुपया भी देने को तैयार नहीं था। कोई 100 रुपया क्यों देगा जब उसके पास मोबाइल है तो,
मोबाइल के ज़रिए हॉटस्पॉट ऑन करेगा और यहाँ वाईफाई ऑन करेगा और चल जाएगा। इसलिए इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, अब किसी के पास ये देखने को नहीं मिलता। पहले जब हम लोग ट्रेन वगैरह में सफ़र करते थे और किसी को लैपटॉप यूज़ करते देखते थे तो उसको ही बहुत बड़ा आदमी समझते थे, ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा और बहुत बड़े घर का होगा, तब तो लैपटॉप लिया है। और उसमें जब ये वाला लगा देता था ना, तब तो हम उसको हम अंबानी का बेटा ही समझते थे, है ना। ओके, कि ये बहुत बड़ा आदमी है यार, इंटरनेट चला रहा है इसके ज़रिए। इंटरनेट खाली इतना समझते थे, इसके ज़रिए इंटरनेट चलाया जाता है। कुछ लोग तो समझते भी नहीं थे कि ये काहे के लिए लगा रहा है ना। ओके, तो उस वक्त ये देखने को मिलता था, है ना, कि इसके ज़रिए नेट चलाते थे लोग। लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, है ना। तो आपने समझ लिया कि मोडम किसे कहते हैं, है ना। तो कंप्यूटर में मोडम एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपोनेंट के ज़रिए इंटरनेट के सभी ऑप्शंस आसानी के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब इंटरनेट चलने लगेगा तो सब कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वेबसाइट खोलें, है ना, कि चाहे आप डाउनलोडिंग करें, चैटिंग करें, ईमेल वगैरह करें, सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, देखिए, इंटरनेट की स्पीड को kbps यानी किलोबाइट पर सेकंड में और mbps यानी मेगाबाइट पर सेकंड में नापा जाता है। जैसे पहले चलता था 2G, उसके बाद आया 3G। तो 2G और 3G में क्या फ़र्क था? 2G की जो स्पीड होती थी ना, वो kbps में आती थी, यानी पर सेकेंड वो आपको कुछ KB ही डाउनलोड करके दे सकता था, MB में नहीं। ऐसा नहीं कि 1-2 सेकंड हुआ और उसने 2-3 MB की फ़ाइल डाउनलोड कर दी। अब वो KB में चलता था। मान लीजिए किसी ने किसी को फ़ोटो भेजा, व्हाट्सअप चलाने शुरू किए थे, और उस टाइम में चलता था 2G। 2G थोड़ा सस्ता होता था 3G के मुकाबले में। जैसे मान लीजिए आपने 400-500 का रिचार्ज कर लिया तो पूरा महीना भी चल सकता था 2G, लेकिन 3G नहीं। 3G तो वही 1 GB आपको मिलता था कितना का, 250 से 300 का। तो उस ज़माने में लोग सोचते थे चलो यार कम से कम 2G डलवा लेते हैं, है ना। ओके, कम से कम मैसेज आना जाना तो लगा रहेगा। अब मान लीजिए जब आप 2G यूज़ करते थे उस ज़माने में, अगर आपने किसी को एक फ़ोटो भेजा या एक वीडियो भेजी, अब उधर से बोलता था भेज दिए क्या, तो कहते हाँ भेज दिए, तो आया नहीं, हाँ जा रहा रुक जाओ, अच्छा थोड़ा सा चला गया, रुक जाओ, अभी आधा चला गया, अच्छा थोड़ा और जाने वाला है, बस रुक जाइए, है ना। ऐसे करके बात करना पड़ता। अब इधर से भी फ़ोन करके पूछो देख लिया क्या, कर नहीं यार डाउनलोड नहीं हुआ, बस आधा हो गया, रुक जाओ, है ना। ओके, फिर अच्छा थोड़ा सा और बाकी है, 2-3 मिनट के बाद जाकर डाउनलोड होता था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर 3 MB की भी कोई वीडियो है तो वो KB में करता था, 2 KB, 4 KB, 5 KB, 10 KB, ऐसे KB होते होते तब जाके 1 MB होता था डाउनलोड। फिर उसके बाद MB से फिर 2 GB की तरफ बढ़ना है, 2 MB की तरफ। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता था क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम होती थी। तो उसकी स्पीड को नापा जाता है। नापा जाने का मतलब क्या है कि जैसे आप 2G अगर आप लेंगे तो आपको kbps में स्पीड मिलेगा, यानी पर सेकेंड में आप सिर्फ कुछ KB ही डाउनलोड कर पाएंगे या कुछ बेच पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप 3G ले लें तो आपको mbps में स्पीड मिलेगा, मतलब पर सेकेंड कुछ MB की स्पीड मिलेगा आपको। जैसे अभी आप लोग जो लेते हैं चलाते हैं 4G या 5G, तो आपको MB में स्पीड मिलती है ना। ओके, कि जैसे आप करते होंगे तो देखते होंगे 2 MB 4 MB ऐसे करके डाउनलोड होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मौजूदा दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल मोबाइल के ज़रिए किया जाता है। अगर ऐसा है तो मोडम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल बजाते खुद मोडम होता है। देखिए मान लीजिए मेरे यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, ये वाला, है ना। ओके, एयरटेल का है। जब ये लगा देगा ना तो ये पूछता है कि कौन सा वाला प्लान लेंगे, तो हम लोग बोलते हैं कौन सा प्लान है, तो कहता है अगर पर मंथ आप 500 वाला प्लान लेंगे, है ना। ओके, तो आपको ये देगा 40 Mbps की स्पीड, और अगर आप 1000 रुपया लेंगे तो 100 Mbps की स्पीड। देखिए Mbps बोल रहा है वो, है ना। ओके, अब आप समझिए, है ना। ओके, इसका क्या फ़र्क है, यानी अगर मैं इसमें रिचार्ज कराऊँ पर मंथ 500 रुपया और एक रिचार्ज मेरा क्या है पर मंथ 1000 रुपया, दोनों में अनलिमिटेड है। 500 कराएंगे तब भी आप जितना कुछ चाहे चला लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या आप चाहे 10 आदमी को दे दीजिए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब फ्री है जितना डाउनलोड करना चाहता है कर सकता है ना। ओके, लेकिन किसी को भी अपना नेट देने से पहले 100 मरतबा सोच लिया करें, चूँकि इंटरनेट का मसला जो होता है बहुत गंभीर होता है। आप अपने मोबाइल में क्या चला रहे हैं, किसके ज़रिए चला रहे हैं, सब सरकार को पता है ना। ओके, तो इसके लिए हर एक चीज़ सोच समझ के चलानी भी चाहिए और सर्च भी करना चाहिए आपको कहीं पर भी। आप सोचते हैं कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन आपकी हर एक हरकत पे सरकार की ऊपर से नज़र होती है, हर कुछ पता चल जाता है किसने किस मोबाइल में क्या सर्च किया है। ये जो देखते हो कहीं से किसी को उठा लिया, ये सब क्या होता है, ये सब सर्च वर्च कर रहा है कहीं जाके कुछ भी, है ना, किसी को भी भेज रहा है फ्रेंड रिक्वेस्ट या कुछ भी कर रहा है, तो हर एक चीज़ पे नज़र है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग किसी को देते नहीं है, क्योंकि आप मान लिया कौन क्या चला रहे नहीं चला, हम थोड़ी अंदर जाके देखने गए, इसलिए हम लोग किसी को देते नहीं है ताकि सेफ रहें, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो बहरहाल कुल मिला के बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री होता है। आप 500 MB की स्पीड आपको मिलेगी, मतलब 500 का रिचार्ज कराएंगे तब भी अनलिमिटेड है, और अगर 1000 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तब भी अनलिमिटेड है। तो हम लोग सोचते हैं यार दोनों जब अनलिमिटेड ही है तो फिर फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क तो होना चाहिए ना कुछ।
तो फ़र्क ये है कि उसमें जो आपको स्पीड मिलेगी 500 वाली में वो 40 Mbps, यानी अगर ये पूरी स्पीड दे दे जितना ये कह रहा है तो 1 सेकंड में 40 MB की फ़ाइल को डाउनलोड कर सकता है। यानी कि अगर 100 MB की फ़ाइल है तो 2.5 मिनट में ख़त्म, डाउनलोड करके फेंक देगा उठा के, है ना। ओके, और अगर 1000 रुपये वाला रिचार्ज करा लें तो पर सेकंड में वो 100 MB की स्पीड देगा, 100 Mbps, यानी पर सेकंड 100 MB की स्पीड देगा। अब 100 MB की कोई फाइल है तो सिर्फ 1 सेकंड में कर सकता है अगर वो पूरी स्पीड दे दे, लेकिन वो देते नहीं है जितना कहते हैं, है ना। लेकिन ये है कि अच्छी स्पीड देते तो मान लीजिए अगर 40 Mbps वो कह रहा है और 20 भी दे रहा है, चलो 20 नहीं दे रहा है 10 भी दे रहा है तब भी बहुत है ना। यानी 100 MB की फाइल है तो कितना 10 सेकंड में कर देगा। तो उमूमन हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 MB 9 MB 10 MB की स्पीड देता है, लेकिन कहता कितना है 40 MB। तो चलो इसमें अगर 10 दे रहा है तो अगर 100 MB कह रहा है तो ज़रूर 25 MB की तो देता होगा, है ना। ओके, लालच कैसे दिया, देखिए अगर आप 500 का रिचार्ज करें तो 40 MB पर सेकंड, तो 1000 का कितना होना चाहिए 80 MB पर सेकंड, लेकिन 80 नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है 100 MB, यानी आपको डबल से भी ज़्यादा स्पीड मिलेगी, है ना, ताकि लोग लालच में आए और 1000 वाला रिचार्ज कराएं। तो हमें तो ज़रूरत नहीं, हमें क्या करना रहता है, सिर्फ क्लास कराना रहता है, उसके अलावा तो कोई ख़ास काम है नहीं, इसलिए हम लोग क्या कराते हैं 500 वाला रिचार्ज कराते हैं। हालांकि तीनों जगह हमारा वाईफाई लगा हुआ है, एक इस सेंटर पे भी, उस सेंटर पे भी और घर पे भी, क्योंकि अब हम लोग का जो काम है ये इंटरनेट के बगैर चलेगा ही नहीं, हर वक्त इंटरनेट चाहिए, है ना। ओके, और अच्छी स्पीड में चाहिए, तो इसमें हमेशा अच्छी स्पीड आती रहती है। अगर ठीक है, ख़राब हो जाए तो एक अलग मसला है ना, लेकिन जब भी ये ठीक रहेगा तो अच्छी स्पीड ही आएगी, ऐसा नहीं हो कम स्पीड आए। जैसे मोबाइल वगैरह में क्या होता है, कभी कम स्पीड भी आती है, कभी ज़्यादा स्पीड भी आ जाती है ना। ओके, तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब धोखा दे दे, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है वाईफाई का इस्तेमाल किया हुआ है ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग हर जगह जो रिचार्ज कराते हैं 500 MB, चूँकि 500 वाला रिचार्ज कराते हैं, चूँकि 40 Mbps जो है बहुत ज़्यादा है हम लोग के लिए। अब वो लोग जो हर काम इंटरनेट के ज़रिए ही करते होंगे, जो लोग बहुत सारा जो बिज़नेस वगैरह संभालते हैं उसका सारा काम इंटरनेट से ही है मान लीजिए, तो वो लोग क्या करेंगे 1000 वाला रिचार्ज करेंगे। जैसे जो लोग तत्काल टिकट काटते हैं तो उन लोगों को चाहिए क्या कि 1000 वाला रिचार्ज कर लें, ठीक है ना। ओके, ताकि उनका काम बिल्कुल फास्ट हो सके, ठीक है, कहीं पर भी इंटरनेट की दिक्कत ना है। तो ये होती है Mbps वाली बात, है ना। ओके, यानी जब वो प्लान बताएगा आपको तो क्या बताएगा कि अगर 500 वाला रिचार्ज करेंगे तो 40 Mbps स्पीड देगा, तो आप समझ जाइएगा वो पर सेकंड 40 MB स्पीड आएगी, है ना। ओके, और अगर वो कह रहा है कि यार आप 1000 रुपये वाला रिचार्ज करा लो तो 100 Mbps स्पीड आएगी, क्या मतलब हर सेकंड में 100 MB आप क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं, इतना फास्ट चलेगा। तो ये बात होती है मोडेम की, है ना। ओके, तो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आएंगे, बताता हूँ क्लास को। यहाँ आपने देख लिया किसको मोडेम को, ठीक है ना। ओके, तो आज आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया है कंप्लीट हो गया आपका क्या फंडामेंटल, ठीक है ना। ओके, कल से हम लोग इंशाल्लाह इन पेज शुरू करेंगे। देखिए फंडामेंटल और इन पेज का कोई जोड़ नहीं है, यानी ऐसा नहीं है किसी ने फंडामेंटल नहीं पढ़ा तो इन पेज को नहीं सीख पाएगा। इन पेज एक अलग सब्जेक्ट है और फंडामेंटल क्या है एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ओके, जैसे ऐसे ही है, जैसे कोई आदमी नूरानी कायदा नहीं पढ़ सके या नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ABCD नहीं पढ़ पाएगा। ABCD अलग बात है, बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो नूरानी कायदा नहीं पढ़ते डायरेक्ट ABCD शुरू कर लेते हैं, तो पढ़ लेते हैं ना। तो ऐसी है, ABCD एक अलग सब्जेक्ट है और अलिफ बाता एक अलग सब्जेक्ट है। तो ऐसे ही यहाँ पर फंडामेंटल एक अलग अलग चीज़ है और इन पेज जो है वो एक अलग चीज़ है। तो कल से हम लोग इन पेज शुरू करने जा रहे हैं और कल ही इंशाल्लाह हम लोग बता देंगे आपको कि उर्दू आपको कैसे याद करना है। बल्कि मैं एक वीडियो भेज दूँगा, जो लोग देखना चाहें उसको देख भी सकते हैं, और वैसे मैं कल क्लास में ही बता दूंगा, ठीक है ना। ओके, कि उर्दू आपको कैसे याद करना है। एक मरतबा फिर से मैं बता दूंगा कि इन पेज को कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि इन पेज का सबक शुरू हो रहा है, तो इसलिए इन पेज सीखने वालों को मालूम होना चाहिए कैसे डाउनलोड करते हैं। फंडामेंटल में तो सिर्फ हमने ये सीखा है कि कंप्यूटर के किस पार्ट को क्या कहा जाता है और उसका काम क्या होता है मुख्तसर में, है ना। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं हम लोग और कल हम लोग आगे देखेंगे इंशाल्लाह।